हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज है हमारी सेकंड क्विज जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे 10 MCQs इंग्लिश पेडागोजी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। So our first question is, while checking the notebooks, the teacher observed that a child had repeatedly made some errors in writing, such as reverse image as B, D, M, W. The child is showing the signs of कि नोटबुक चेक करते टाइम एक टीचर ऑब्जर्व करती है कि एक चाइल्ड है जिसने बार बार रिपीटेडली कुछ एरर्स किए, कुछ मिस्टेक्स की हैं, कुछ गलतियां की हैं राइटिंग में। और जैसे कि रिवर्स इमेज यूज़ किया, जैसे बी को डी सिमिलर है तो उसने बी की जगह डी लिखा है, डी की जगह बी। सिमिलरली एम डब्ल्यू के साथ इसी तरह। तो ये कौन सी साइन है जो शो कर रहा है वो चाइल्ड? फर्स्ट इज लर्निंग डिफरेंसेस, सेकेंड इज लर्निंग प्रेफरेंस, थर्ड इज लर्निंग स्टाइल एंड फोर्थ इज लर्निंग डिसेबिलिटी। तो यस, इस केस में चाइल्ड लर्निंग डिसेबिलिटी शो कर रहा है, एंड सो आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर्थ. Our next question, that is question number second, is a teacher gives a task of dialogue completion to class 5th students. The role of this task in language learning will be, एक टीचर डायलॉग मतलब एक डायलॉग दिया है उन्होंने, उसे कंप्लीट करने का एक टास्क दिया है बच्चों को। इसका रोल क्या हो सकता है लैंग्वेज लर्निंग में? फर्स्ट इज टू प्रोवाइड फ्रीक्वेंट फीडबैक ओनली टू ग्रामेटिकल एरर्स, सिर्फ ग्रामेटिकल एरर्स के लिए फीडबैक देना चाहती हैं। सेकंड इज टीचिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर स्ट्रक्चर समझाने के लिए। थर्ड इज द सेपरेशन ऑफ स्पोकन एंड रिटन फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, कि इससे वो स्पोकन इंग्लिश में जो मतलब बोलते समय जो इंग्लिश है उसमें, और उसके साथ ही जो लिखने में जो लैंग्वेज के फॉर्म है उसमें, दोनों में डिफरेंस है तो वो समझाने के लिए। एंड फोर्थ इज टू फैसिलिटेट कन्वर्जेशन बाय गिविंग स्पेसिफिक लैंग्वेज प्रैक्टिस यूजिंग फॉर्मलाइक एक्सप्रेशंस, कि बेसिकली कन्वर्सेशन को वो करना चाहती हैं फैसिलिटेट, और कैसे? स्पेसिफिक एक तरीके से लैंग्वेज प्रैक्टिस करवा कर एक प्रॉपर एक्सप्रेशंस यूज़ करके जैसे होने चाहिए वैसे। सो हेयर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ कि यहाँ पे जो रोल होता है वो होता है टू फैसिलिटेट कन्वर्सेशन बाय गिविंग स्पेसिफिक लैंग्वेज प्रैक्टिस यूजिंग फॉर्मलाइक एक्सप्रेशंस, कि बेसिकली अगर हम डायलॉग कंप्लीशन का मेथड यूज़ करेंगे, टास्क देंगे बच्चों को, तो उससे जो कन्वर्सेशन है कि कैसे स्पेसिफिक हम लैंग्वेज की प्रैक्टिस करवा के कन्वर्सेशन को बेटर बना सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं, एक फैसिलिटेटर की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बेटर वे है उस चीज़ को करने का। सो बेसिकली इस टास्क का रोल यही है, कन्वर्सेशन को एक तरीके से बढ़ावा देना या प्रॉपर लैंग्वेज प्रैक्टिस के थ्रू। सो येस, आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 3 इज यूजिंग रियलिया इन द लैंग्वेज क्लास मीन्स, अगर हम रियलिया को यूज़ करते हैं, रियल थिंग्स को यूज़ करते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, क्या हम ला रहे हैं क्लास में? फर्स्ट इज रियल लेवल ऑफ चाइल्ड्स लर्निंग टू द नॉलेज ऑफ पेरेंट्स, जो रियल लेवल है कि बच्चा कितना पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, अधिगम का उसका, तो वो पेरेंट्स को बताना। सेकंड इज़ रियल लाइफ सिचुएशंस टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन के लिए रियल लाइफ सिचुएशंस। थर्ड इज़ रियल ऑब्जेक्ट्स एज टीचिंग एड्स, टीचिंग एड्स की तरह हम रियल जो चीज़ें हैं उन्हें यूज़ करेंगे। फोर्थ इज़ रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स फॉर द लर्नर्स, लर्नर्स के लिए कुछ रियलिस्टिक टारगेट्स होंगे। सो आंसर इज़ कि रियलिया को जब हम लैंग्वेज में यूज़ करने की बात करते हैं तो दैट रियलिया इज़ दोज means that is ki bringing real objects as teaching aids, that is option number 3rd. So question number 4th is the multilingual nature of the Indian classroom must be used as a resource so that, कि हमें पता है इंडियन क्लासरूम्स का नेचर है मल्टीलिंगुअल है, बहुत सारी हमारी बोली भाषाएं वगैरह होती हैं, तो वो एक तरीके से रिसोर्स की तरह हमें यूज़ करना चाहिए। वो हमारा रिसोर्स है, उससे हम अच्छी चीज़ें और मतलब बढ़ाएं अच्छी चीज़ों की तरफ, या फिर हम उससे अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं उसे बेस बनाकर, लैंग्वेज को बेस बनाकर। तो इनमें से क्या सही ऑप्शन है? फर्स्ट इज़ द टीचर डेवलप्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, कि अगर मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट किया जाए, एज अ रिसोर्स यूज़ किया जाए, तो टीचर डेवलप कर सकती हैं हमारी मतलब लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी, हम बहुत ही प्रोफिशिएंट हो सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। सेकंड इज़ एवरी चाइल्ड फील सिक्योर एंड एक्सेप्टेड, इससे होगा कि जो हर एक बच्चा है वो सोचेगा कि हम एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, मतलब हमें लैंग्वेज के बेस पे कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं हो रहा है हमसे, तो हम सिक्योर हैं, एक्सेप्टेड हैं। थर्ड इज़ एवरी चाइल्ड लर्न्स एट द सेम पेस, ऐसा करेंगे तो हर बच्चा प्रॉपर जो सेम पेस है उससे सीखेगा, कम ज़्यादा नहीं, बराबरी से सीखेगा। एंड फोर्थ इज़ चिल्ड्रन कैन लर्न मेनी लैंग्वेजेस, की एक तरह से रिसोर्स है, और इससे क्या होगा कि जो बच्चे हैं वो एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। सो यहाँ द करेक्ट ऑप्शन विल या करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ कि अगर हम
जो भी हमारे मल्टीलिंगुअल नेचर है, बहुत सारी भाषाएं, बहुभाषिक क्षेत्र या बहुभाषिक जो हमारी कक्षा है, हमारा क्लासरूम है, तो उसे हम एक तरह से रिसोर्स की तरह यूज़ करना चाहिए। उससे होगा यही कि सब बच्चों को लगेगा कि हम सिक्योर हैं, एक्सेप्टेड हैं, हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं है, तो वो सिक्योर फील करेगा और एक्सेप्टेड फील करेगा, अलोन या अकेला डिफरेंशिएटेड फील नहीं करेगा। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड. So question number 5th is an English textbook for class 1st starts with pictures, poems and stories and ends with alphabets in the end. Which approach does this kind of arrangement reflect in language pedagogy? तो अगर हम क्लास फर्स्ट के किसी टेक्स्ट बुक की बात करते हैं और देखते हैं कि उसमें पहले पिक्चर्स हैं, उसके बाद पोएम्स हैं, स्टोरीज़ हैं, ये सब हैं और एंड में अल्फ़ाबेट्स हैं, तो ये कैसा अप्रोच है लैंग्वेज पेडागोजी में, कौन सा अप्रोच रिफ्लेक्ट कर रहा है? तो द ऑप्शंस गिवन, फर्स्ट इज लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम अप्रोच, सेकंड इज एक्लेक्टिक अप्रोच, थर्ड इज बॉटम अप अप्रोच या फोर्थ इज टॉप डाउन अप्रोच। तो आंसर होगा यहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच। क्यों होगा? क्योंकि देखिए, दो अप्रोचेस आपने सुने होंगे जब भी हम लैंग्वेज लर्निंग की बात करते हैं बेसिकली, या हर चीज़ में ही होते हैं दो तरीके के अप्रोचेस। फर्स्ट इज टॉप डाउन एंड सेकंड इज बॉटम अप। तो टॉप डाउन का मतलब ये हुआ कि जैसे एज अ होल हम चीज़ों को पहले बताते हैं बच्चों को और एंड में हम उन बेसिक चीज़ें, तो जैसे सिमिलरली यहाँ हुआ है, हम पहले पिक्चर्स दिखा रहे हैं, पोएम्स दिखा रहे हैं, स्टोरीज बता रहे हैं और ये सब बताने के बाद एंड में हम उसे बेसिक अल्फ़ाबेट CBCD पढ़ा रहे हैं। बट सिमिलरली अगर हम बॉटम अप की बात करते हैं तो वो नीचे से ऊपर, मतलब कि हम उसमें सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट्स देखेंगे, सबसे पहले हम इन बेसिक इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं और बाद में हम एज अ होल चीज़ों को देखते हैं, तो इसे हम बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। और यहाँ पे अगर हम इक्लेक्टिक अप्रोच की बात भी करें तो इक्लेक्टिक अप्रोच बेसिकली जैसे कि हमें कोई भी लैंग्वेज पढ़ाना है, लेसन पढ़ाना है, कुछ भी, तो उसके लिए हम बहुत सारे डिफरेंट अप्रोचेस को, डिफरेंट मेथड्स को, मतलब अलग अलग टाइप के हम मेथड्स यूज़ करते हैं और उसको हम जैसे एक ही चैप्टर में भी अगर हमें एक चीज़ है, एक टॉपिक जैसे हम किसी एक अप्रोच से पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है वो दूसरा जो टॉपिक मिले हम उसे दूसरे अप्रोच से पढ़ाएं। तो बेसिकली जहाँ पे हम बहुत सारे अप्रोचेस को यूज़ करते हैं, बहुत सारे तरीके यूज़ करते हैं किसी चीज़ को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए लैंग्वेज को, तो उसे हम इक्लेक्टिक अप्रोच बोलते हैं। और लैंग्वेज क्रॉस करिकुलम या LAC अप्रोच आपने सुना होगा, तो ये बेसिकली है कि हम सिर्फ लैंग्वेज की क्लासेस में नहीं बल्कि हम अक्रॉस द करिकुलम हर सब्जेक्ट की क्लासेस में, हर सब्जेक्ट में हम फॉरेन लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर बेसिकली हम उसे पढ़ाते हैं, समझाते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे डेली लाइफ में या कॉमनली रिलेट करना सीख जाते हैं किसी फॉरेन लैंग्वेज को, तो फिर वो इजीली समझ जाते हैं, ग्रैस्प करने लगते हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो इसका आंसर है वो है टॉप डाउन अप्रोच, दैट इज ऑप्शन नंबर 4th. Question number 6th is, which one of the following is least important in enhancing speaking skill of children? Speaking skill अगर हमें बढ़ानी है बच्चों की तो इनमें से क्या सबसे कम इम्पॉर्टेंट है? फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग डिस्कशंस ऑन अ गिवन टॉपिक, डिस्कशन ऑर्गेनाइज करना। सेकेंड इज लिसनिंग पेशेंटली टू चिल्ड्रंस टॉक, बच्चे बात करें उन्हें पेशेंटली सुनना। थर्ड इज गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड आइडियाज़, उन्हें पूरा अवसर दिया जाए अपने फीलिंग्स आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने का। या फोर्थ इज आस्किंग क्लोज एंडेड क्वेश्चन, कि हम उनसे क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछें, ऐसे क्वेश्चन जिसका एक पर्टिकुलर आंसर है और दैट्स इट, उसके बहुत सारे फैक्टर्स वगैरह पे हमें ध्यान नहीं देना या वो ऐसे हो ही ना। सो यस, यही ऑप्शन गलत है, दैट इज़ कि आंसर हेयर विल बी ऑप्शन नंबर 4th, दैट इज़ जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है स्पीकिंग स्किल को इन्हांस करने में, वो है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। अगर हमें स्पीकिंग स्किल को इन्हांस करना और बढ़ाना है तो इसके लिए हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं, जिससे कि हम जैसे कि डिबेट वगैरह में होता है कि हम बच्चे के नॉलेज को, बच्चे के पर्सपेक्टिव को और अच्छे लेवल पे सुनते हैं। तो क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस पूछने का इतना कोई भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। सो इनमें से लीस्ट इंपॉर्टेंट यही ऑप्शन है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4th. Question number 7th is, at primary level, literature is helpful in developing language of learners as, लिटरेचर प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स को जब हम पढ़ाते हैं तो वो बहुत हेल्पफुल होता है हम एज लर्नर्स लैंग्वेज को डेवलप करने में, फॉरेन लैंग्वेज है इंग्लिश तो उसे डेवलप करने में। तो ऐसा क्यों है, या इनमें से कौन से ऑप्शन सही हैं? फर्स्ट इज, इट इज़ अ गुड बेसिस फॉर द ओनली एक्सपेंशन ऑफ वोकेबलरी, कि ये वोकेबलरी बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा बेसिस है, अच्छा ही रिसोर्स है इसलिए। सेकेंड इज, इट एनकरेजेस द लर्नर्स टू कंप्लीट द वर्कशीट्स बेस्ड ऑन इट, कि ये प्रोत्साहित करता है
लर्नर्स को कि वो वर्कशीट्स को कंप्लीट कर सकें। थर्ड ऑप्शन इज़ इट इज़ एन ऑथेंटिक मटेरियल कवरिंग वेरियस जनरेस की एक ये बहुत ही ऑथेंटिक मटेरियल होता है हमारा, जो कि बहुत सारी शैलियों या जनरेस को कवर करता है। एंड फोर्थ इज इट डेवलप्स टीचर्स इंटरप्रेटिव क्रिएटिव एंड क्रिटिकल एबिलिटीज़ कि ये टीचर की जो व्याख्यात्मक शैली है या फिर रचनात्मकता या जो भी क्रिटिकल एबिलिटीज़ है उनकी, उन सबको डेवलप करता है। सो आंसर हेयर इज़ यस, ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज़ कि प्राइमरी लेवल पर लिटरेचर बहुत ही हेल्पफुल है लैंग्वेज डेवलप करने में, क्योंकि ये बहुत ही ऑथेंटिक मटेरियल होता है और वो बहुत सारी शैलियों को, बहुत सारी जनरेस को, जोन्स को कवर करता है। सो आंसर इज़ ऑप्शन नंबर थर्ड। Question number 8 is, a teacher prepares a worksheet and removes every seventh word from the text. Then she asks the learners to read the text. After that, they were asked to complete the worksheet with missing word. The task given on the worksheet is एक टीचर एक वर्कशीट प्रिपेयर करती हैं और फिर उनमें से हर टेक्स्ट में से सेवन्थ जो वर्ड है उसे रिमूव करती जाती है। उसके बाद वो लर्नर्स को कहती है इन्हें पढ़ने को और फिर उसे कंप्लीट करें उस पूरी वर्कशीट के जो भी मिसिंग वर्ड्स हैं उन्हें। तो ये जो टास्क है वर्कशीट पे उन्होंने दिया है, ये कौन सा टेस्ट है? फर्स्ट इज़ ओपन टेस्ट, सेकेंड इज़ स्पीकिंग टेस्ट, थर्ड इज़ राइटिंग टेस्ट एंड फोर्थ इज़ क्लोज टेस्ट। सो द आंसर हेयर विल बी ऑप्शन 4, दैट इज़ क्लोज टेस्ट। आपने सुना होगा इसके बारे में कि बेसिकली एक वे है, ये एक तरीका है जज करने का कि बच्चों का या किसी भी चिल्ड्रन का जो भी कॉम्प्रिहेंशन लेवल है वो कैसा है किसी लैंग्वेज को लेकर या वोकैबुलरी को लेकर एक्सेट्रा। बेसिकली क्लोज टेस्ट में किया क्या जाता है कि जो भी एक पैसेज की फॉर्म में लिया जाता है चीज़ों को, जैसे यहाँ पे उन्होंने वर्कशीट बनाई तो वैसे बनाई जाती है जिसमें कि बहुत सारे वर्ड्स को बीच में मिसिंग कर दिया जाता है, उन्हें हटा दिया जाता है और बच्चों को उसे फिल करना होता है। तो बेसिकली ट्राई ये किया जाता है, इससे पता चलता है कि उनका कॉम्प्रिहेंशन लेवल कैसा है, वो वोकैबुलरी को लेकर या जो भी यूसेज है वर्ड्स के लैंग्वेज के, तो उसे लेकर वो कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं कि नहीं। ये इस पूरे टेस्ट को ही क्लोज टेस्ट कहते हैं। सो यस, ये जो एग्जाम्पल है वो क्लोज टेस्ट का है। सो क्वेश्चन नंबर 9 here is, language is arbitrary means that first is there is no inherent relation between the words of a language and their meaning. लैंग्वेज में और मीनिंग में कोई भी रिलेशन नहीं है। सेकेंड इज समथिंग इज डिटरमाइंड बाय जजमेंट एंड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। ये इनमें कोई चीज़ ऐसी है जो कि किसी पर्टिकुलर रीज़न के साथ ही उन्हें डिटरमाइन किया जा रहा है, उन्हें जज किया जा रहा है। थर्ड इज इट इज़ बेस्ड ऑन अ वैलिड रीज़न एंड नॉट ऑन चांस। वैलिड रीज़न पे बेस्ड है, चांस पे नहीं। एंड फोर्थ इज़ देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग, की बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन है वर्ड में और मीनिंग में। तो बेसिकली आर्बिट्री का मतलब हुआ कि मनमाना होना, और तो यहाँ पे जो आंसर होगा दैट इज वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज़ कि जो लैंग्वेज आर्बिट्री है मतलब देयर इज़ नो इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग। इनहेरेंट रिलेशन नहीं है वो किस जो लैंग्वेज के वर्ड्स हैं और उनमें मीनिंग में, मतलब कोई परमानेंसी नहीं है, परमानेंट रिलेशन नहीं है कि इस वर्ड की यही मीनिंग होगी। इवन आपने देखा होगा कई वर्ड्स की कंटेक्स्ट के साथ मीनिंग भी बदलती है। सो यहाँ पे वही ऑप्शन है कि लैंग्वेज आर्बिट्री है, मतलब लैंग्वेज में जो कुछ वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग्स हैं उनमें कोई इनहेरेंट रिलेशन नहीं होता, परमानेंट मीनिंग नहीं होती है वर्ड्स की। So answer is option number first. Our next question is that Praveen could not write a paragraph on her own after even brainstorming the topic. However, she was able to write it under adult or peer guidance. This guidance is called, बेसिकली टीचर ऑब्जर्व करते हैं कि प्रवीण एक पैराग्राफ को नहीं लिख पा रही है खुद से, चाहे वो कितना भी ब्रेनस्टॉर्म कर ले उस टॉपिक पे, बट अगर उसे किसी एडल्ट की, किसी बड़े की, टीचर की, किसी पीयर की गाइडेंस मिले तो वो लिख ले रही है। सो व्हाट दिस गाइडेंस इज कॉल्ड? फर्स्ट इज सोशलाइजेशन, सेकेंड इज टीम टीचिंग, थर्ड इज काउंसलिंग या फोर्थ इज स्कैफोल्डिंग। सो यस, इसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ये प्रोसेस जिसमें कि हम खुद से अगर नहीं कर पा रहे हैं कोई काम, मतलब कोई चिल्ड्रन नहीं कर पा रहे हैं और वो किसी एडल्ट, टीचर, किसी गाइड की हेल्प से उस काम को कर ले, तो बेसिकली इसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। और इसे बताया किसने था? वाइगॉस्की सर ने। सो यस, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 4. सो दैट इज़ इट. थैंक यू सो मच.